अब नेक्स्ट आते हैं ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर्स का। एक रहेगा था ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर्स भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आरबीआई को, उस पर रिवर्स चार्ज आएगा। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो आरसीएम आएगा। जो भी डायरेक्टर्स कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे उस पर भी आरसीएम आएगा। ठीक है, तीन चीजें रहेगी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही आएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का तो सैलरी में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। ये क्या होती है सिक्योरिटी सर्विसेज? वो गार्ड्स बेसिकली जो खड़े होते हैं, तो ये सिक्योरिटी सर्विसेज जो भी कंपनीज रहती है वो हायर करते हैं सिक्योरिटी पीपल गेट पे रहने के लिए या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो जो भी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सिक्योरिटी सर्विसेज, इसकी बात हो रही है एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी। बॉडी ऑपरेट क्या होता है? कंपनी। कंपनी अगर सिक्योरिटी सर्विसेज दे रही है तब तो उनसे हम वसूल लेंगे जीएसटी। कंपनी के अलावा कोई अगर सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है तो वो लोग बहुत स्कैटर्ड होते हैं और ये लोग ज्यादातर गुंडा प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला इनसे टैक्स हम नहीं वसूल सकते, हम इसको आरसीएम में डाल दो। ठीक है, तो सिक्योरिटी सर्विसेज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, है ना। सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट। सिक्योरिटी गार्ड में एटीएम्स में देखा होगा आपने, बैंक्स में देखा होगा, है ना। सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं। तो वो सर्विसेज की बात हो रही है प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, हाउएवर अगर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं अगेन जिनने टैक्स सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है टीडीएस के लिए, तो उस पे आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है, तो उस पे भी आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। ये वाला कंपोजिशन स्कीम पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अभी बस समझ लो ऐसे लोग जो गवर्नमेंट को बहुत कम टैक्स देते हैं, जो गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स देते हैं, ठीक है, वो लोग कंपोजिशन स्कीम में कहलाते हैं। उन पे भी आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। कौन सी? सिक्योरिटी सर्विसेज वाली। बाकी सारे आरसीएम उन पे एप्लीकेबल है, सिर्फ कौन सा आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है? सिक्योरिटी सर्विसेज वाला। और सिक्योरिटी सर्विसेज वाला आरसीएम कब आएगा? जब जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, वो बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, कंपनी ना हो। कंपनी हुआ तो आरसीएम नहीं आएगा, फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है। जो प्रोवाइड कर रहा है वो अगर कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी कैसे पता लगेगा कंपनी है? हाँ, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा उसके नाम के आगे, तो उसके इसमें फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर वो कंपनी नहीं है तो क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। ठीक है, क्लियर सबको? नेक्स्ट, services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charge from the service recipients provided to a body corporate। ठीक है, सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट आएगा यहाँ पे और कोई नहीं आएगा रिसिपिएंट में। तो ये कौन लोग हैं? तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या ऑफिसेज में गाड़ियां लगी रहती हैं किराए से। वो गाड़ी, ड्राइवर, फ्यूल, तीनों चीज का इकट्ठा लमसम सपोज 40,000 रुपए महीने पे लगी है गाड़ी। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए जो गाड़ियां किराए पे लगाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, कंपनीज में, इन लोगों पे भी क्या लगा दिया है? आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी चॉइस दी गई है उनको कि आप चाहो तो फॉरवर्ड चार्ज में पे कर दो। अगर फॉरवर्ड चार्ज में पे करोगे तो 12% रेट है, और अगर आप नहीं चाहते हो फॉरवर्ड चार्ज में पे करना तो रिवर्स चार्ज में पे होगा, तब रेट कितना है? 5%। ठीक है, services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charge from the service recipient provided to a body corporate। ठीक है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट
who supplies service to a body corporate and does not issue an invoice charging CGST at 6% to the service recipient. मतलब जो फॉरवर्ड चार्ज में पे कर रहा है 6% CGST, मतलब 12% GST, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। जो फॉरवर्ड चार्ज में पे नहीं कर रहा है सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है। yes. ठीक है, तो जो सप्लायर है वो अगर बॉडी कोऑपरेट है तो उस पर नहीं लगेगा, अदर देन बॉडी कोऑपरेट है और वो इनवॉइस नहीं इशू कर रहा है 12% वाली, तभी उस पे क्या लगेगा, RCM लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, बॉडी कॉर्पोरेट को भी प्रोवाइड करना है सब। हाँ, ये सर्विस रेसिपिएंट क्या होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, ये दो चीजें ऐसी हैं यहाँ पे, और एक बॉडी कॉर्पोरेट वाला और बड़ा अपन ने यहाँ पे प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए सिक्योरिटी में, यहाँ पे भी प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेसिपिएंट ऊपर वाले में कोई भी हो सकता है, नीचे वाले में सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट पे ही लगाया है, बाकी लोगों पे नहीं लगाया। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी है नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट में यहाँ कंपनी बस है, पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूड्स एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म में एलएलपी है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन कर दी होगी शाम तक। देखो, फर्म एलएलपी अलग दिया है और बॉडी कॉर्पोरेट अलग दिया है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप की भी सर्विसेज आरसीएम में है। ठीक है, और लास्ट बचता है सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1987 of SEBI as amended. Lender, that is a person who deposits securities registered in his name, in the name of any other person legally authorized by his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under scheme of RBI. Recipient कौन है, borrower, that is a person who borrows the security under a scheme approved through an approved intermediary of SEBI. सिक्योरिटीज जो है, सिक्योरिटीज यहाँ पे बोले सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं, यहाँ सिक्योरिटी का मतलब क्या है, शेयर एडवेंचर्स जो सिक्योरिटी एससीआर रेगुलेशन के तहत है वो यहाँ सिक्योरिटीज। ठीक है, अब सिक्योरिटीज क्या मनी, सिक्योरिटीज क्या गुड्स है या सर्विसेज है, दोनों ही नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा सर्विसेज में कि इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी। हाँ, क्या एक एक्सप्लेनेशन लिखा था, सिक्योरिटीज को फैसिलिटेट कर रहे हो आप, तो उस पे जो चार्जेस लगेंगे वो सर्विस माना जाएगा। अब ट्रांजेक्शन कैसा होता है समझना, मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर है। ठीक है, मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर है, मुझे होल्ड करना है लॉन्ग टर्म। ठीक है, आप ट्रेडर हो, आपको टाटा मोटर्स के शेयर को शॉर्ट करना है। ठीक है, शॉर्ट करना है मतलब आपको सेल करना है, आपके पास है नहीं शेयर्स बट आपको सेल करना है। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट में अलाउ है कि आपके पास नहीं भी होता है तो भी आप सेल कर सकते हो, आपको मार्जिन इन्वेंटरी कर लेना पड़ता है। तो डे एंड पे वो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे सेटल हो जाते हैं। सपोज आपने सेल किया था 200 रुपए पे और डे एंड पे हो गया 220 का, तो 220 पे बाय करके आपको नेट करना पड़ेगा। 200 में आपने सेल किया तो 72 रुपया, लेकिन अगर 200 में आपने सेल किया था और प्राइस 150 हो गया डे एंड होते होते, तो आपको 150 में बाय करके सेटल करना है, तो 50 रुपए तो गेन हो गया, बिना शेयर लिए बेच दिया आपने और आपने गेन कमा लिया। ठीक है, ये तो हो गया सेम डे करना है, लेकिन यही चीज अगर आपको 5-6 दिन बाद सेटल करना, ठीक है, तो एक लैंडिंग स्कीम क्या है कि मेरे पास जो मेरे शेयर्स हैं वो मैं आपको 5 दिन के लिए लैंड करूंगा। ठीक है, आपको मुझे 5 दिन बाद होगा 10 शेयर दूंगा, 10 शेयर का बढ़ाओ, आप उसको शॉर्ट करो, जो करना है करो। ठीक है, आपके पास शेयर है तो आप शॉर्ट कर सकते हो उसको लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो जो लैंड किए मैंने शेयर्स आपको मतलब एक सर्विस प्रोवाइड कर दी,
I have not sold the securities to you. मैंने सिर्फ उसको lend किया है आपको, किराए पे दिया है ताकि आप यूज कर लो, अपना जो प्रॉफिट कमाना है गवाना है वो करके मुझे वापस कर दो 5 दिन बाद। तो ये 5 दिन का जो है लेंडिंग चार्जेस आपसे वसूल होगा, इस पे भी जीएसटी लगेगा अंडर चार्ज मैकेनिज्म। समझ लो? तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो किराए पे लेते हैं, लेंडिंग स्कीम के तहत सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, तो उनके लिए ये स्कीम है, मतलब रिवर्स चार्ज है। सामने का सब बेच नहीं सकते। नहीं, सिक्योरिटी नहीं है, मैंने तुमको किराए पे दिया है, तुम बेच नहीं सकते। शेयर मार्केट में क्या है, शेयर मार्केट में आपके पास अगर आपको शेयर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, सपोज मेरी प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने तुमको बोला इसको सौदा करा, ठीक है, तो तुमने बहुत सारे कस्टमर्स ढूंढ के लाए, ठीक है, कस्टमर्स ढूंढ के लाए और कस्टमर्स तुमको मिले सपोज 100 रुपए के, 150 रुपए के, 200 रुपए के अलग कस्टमर्स मिले, ठीक है, मैं फॉर द टाइम भी सपोज 100 रुपए वाले को बोला कि ठीक है, पहले 100 रुपए वाले से डी, ठीक है, फिर सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी तो इंटरचेंजेबल नहीं है, लेकिन ऐसा कोई एग्जांपल जो इंटरचेंजेबल है, जो कि नया फोन है, आईफोन है नया, ठीक है, इंटरचेंजेबल है, कोई दूसरा आईफोन भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, तो तुमने मेरा आईफोन आईफोन वाला प्राइस 1 लाख रुपए था, तब मुझसे बोला कि तुम नया आईफोन पैकेट पैक है वो मुझे दे दो, तुम मार्केट में घूम रहे हो, तुम ट्रेड कर रहे हो आईफोन के साथ, ठीक है, लास्ट में तुम पूरा मार्केट घूम के आए, तुमको मुझे एक आईफोन वापस कर, ठीक है, तब ये 50 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, तो मुझे आईफोन को बदले आईफोन दो है, ठीक है, रेट रिलेवेंस नहीं है हम दोनों के बीच में, हमने मैंने जो तुमको आईफोन किराए पे दिया हुआ है उसका तुमने चार्जेस दे दिए, ठीक है, अब तुम वो वाला आईफोन बेच सकते हो, लेकिन तुमको मुझे वापस एक आईफोन देना है, ठीक है, क्योंकि इंटरचेंजेबिलिटी है। तो शेयर्स में भी ऐसा है कि वो 10 शेयर मतलब 10 शेयर तुमको वापस करना है, ठीक है, मैंने तुमको सेल नहीं किया है, मैंने तुमको सिर्फ लेंड किया है, स्कीम है, इसके तहत ये पूरा होता है, सेलिंग अकाउंट्स। तो ये बात सही है कि वो शेयर्स पे तुम्हारा टाइटल नहीं है तो तुम बेच नहीं सकते, बट योर तुम बेच यहाँ ट्रांजेक्शन से डिफरेंस का होगा, तो तुम शॉर्ट करते हो, तो पहले उसको सेल कर रहे हो, मार्केट में सेल ट्रांजेक्शन तुमने बुक किया, ठीक है, और फिर बाद में परचेज ट्रांजेक्शन बुक कर दिया, तुमने नेट जो है नेट का प्रॉफिट एंड लॉस कमाया, एक्चुअल में सिक्योरिटीज रिमूव नहीं हुए हैं हमारे लिए नेट से करने का, समझ रहे हो, सिक्योरिटीज तुम्हारे पास थे, वो सेबी का जो इंटरमीडिएट है सपोज जरूरत है तो तुम कर रहे हो, तो वो उसने देखा हाँ तुम्हारे पास सिक्योरिटी है तुम्हारे डीमैट में, तो उसको ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एक्चुअल में सेम परचेज नहीं हो रहा है, एक्चुअल में नेट पे ही क्लोज हो रही है, 100 रुपए में बेचा 150 में खरीद लिया, तो 50 रुपए का ही मुनाफा या नुकसान तुमको देना पड़ेगा, ठीक है, शेयर खरीद बेच नहीं रहे हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ऑफ प्राइस पे ही हो रहा है, ठीक है, सर उसको आप नहीं बनी है वो जीसीबी बनी हाँ इसको आपने हाँ वो जीएसटी पे करेगा, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन क्लॉज 11 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 2 ऑफ 11 सेक्शन 211 क्या बोलता है, a body corporate or corporation includes a company incorporated outside India but does not include a cooperative society any other body corporate, तो इसमें एलएलपी कवर्ड नहीं है, ठीक है, ये एलएलपी की सब डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, सर एक क्वेश्चन था हम्म, तो इससे रिलेटेड की बात ये मतलब एलएलपी आपने तो दिया हुआ है कि बॉडी कॉर्पोरेट और किसी और में दे सकते हो नहीं क्या होता है, हर पर्पस हर एक्ट का पर्पस अलग अलग होता है, वहां पे पर्पस अलग है क्योंकि उसको एक अलग लीगल एंटिटी हमको बताना था, तो इसलिए उसको दर्जा दिया है, ठीक है, अब रिलेटेड पार्टी इनकम टैक्स में दो डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशन दी हुई है पार्टीज की, ठीक है,
856 टू 10 पढ़ोगे तो वहां रिलेटेड पार्टी अलग दिया हुआ है। फिर आप पीजीपीपी में आओगे, उसमें पढ़ोगे 48 रुपी, उसमें रिलेटेड पार्टी अलग दिया हुआ है। फिर जीएसटी एक्ट में हमने पढ़ा, रिलेटेड पार्टी अलग है। ये सेटिंग पढ़ोगे जब, उसमें पढ़ोगे रिलेटेड पार्टी अलग है। तो हर एक्ट का रिलेवेंस अलग है। कंपनीज एक्ट में रिलेटेड पार्टी और अलग है, सेबी के हिसाब से रिलेटेड पार्टी अलग है। तो सब लोग अपने रिलेवेंस के हिसाब से डेफिनेशन को होल्ड करते रहते हैं, जिसका जो पर्पस है उसके हिसाब से डेफिनेशन बना देता है। तो इसलिए वहां पे पर्पस उनका था कि इसको एक अलग लीगल एंटिटी बताना है, इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट बोला। यहाँ पे अलग से डिफाइन कर दो, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट के केस में क्या होता है, अब हम सप्लायर वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ा, उसमें कौन कौन सी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में आती हैं। अब हम सप्लायर वाइज आ रहे हैं, ठीक है। इसको आपको इस तरह समझना है कि कोई पर्सन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट है, वो आपके पास आया कंसल्टेंसी लेने कि मैं क्या करूं, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मेरी सर्विसेज पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना लगेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप समझोगे, इजी हो जाएगा। दूसरा, एग्जाम में वो जो क्वेश्चन आता है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे आता है कि ये पर्सन सपोज जीटीए है, ये इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपको इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। हो सकता है उसमें कुछ सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में हो, कुछ सर्विसेज रिवर्स चार्ज में हो, कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो, तो आपको उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी पड़ेगी और नोट में रीजन देना पड़ेगा। तो इसलिए ये जरूरी है समझना, सप्लायर वाइज, ठीक है, इंडस्ट्री वाइज। तो सबसे पहले, रजिस्टर्ड जीटीए एक्सरसाइजेज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे टैक्स। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, फॉरवर्ड चार्ज। वो खुद बोलता है मैं फॉरवर्ड चार्ज में दूंगा, तो भगवान भी रोक नहीं सकते उसको, ठीक है। तो फॉरवर्ड चार्ज में दो ऑप्शन है उसके पास, एक 12% पे दे दे टैक्स और आईटीसी अवेल कर ले, या 5% पे दे टैक्स और आईटीसी अवेल ना करे। 5% पे देगा तो आईटीसी पे नहीं करेगा, 12% पे देगा तो आईटीसी अवेल कर लेगा, ठीक है। ऑल्दो दीज रेट्स आर नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सर्विसेज और गुड्स के रेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको याद रहना चाहिए कुछ एक दो चीजों के रेट, ताकि आप कोई भी पर्सन आए तो उससे कुछ बोल सको या बता सको या समझ सको, ठीक है। अब अगर वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता फॉरवर्ड चार्ज वाला, तो उसको रिवर्स चार्ज में किसको, रेसिपिएंट को टैक्स देना है, जो कि स्पेसिफाइड पर्संस हैं, उनको टैक्स देना पड़ेगा एट 5%, ठीक है। अब देखो ये लिखा है वेयर रेसिपिएंट इज अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स, मतलब जो रेसिपिएंट स्पेसिफाइड नहीं है, बड़े लोग जो थे ना, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैक्ट्री, उन लोग के अलावा अगर कोई है तो जीएसटी उन पे एग्जेम्प्ट है। ये एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो जो आपको बोले थे ना इस पे कौन भरेगा टैक्स, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट। हाँ। अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे बहुत विवाद हुआ। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे टैक्स लगाना था गवर्नमेंट को, और ऐसे लोगों पे टैक्स लगाना था जो गवर्नमेंट को 12% टैक्स नहीं देते। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया समझना, पहले नोटिफिकेशन लगाए, पहले रेसिपिएंट जो मोटर व्हीकल वाले हैं उनको ऑप्शन दिया कि भाई आप इनवॉइस में या तो 12% लगाओगे या 5% लगाओगे। 12% लगाओगे तो आपको टैक्स भरना है फॉरवर्ड चार्ज में, 5 तो रेसिपिएंट भरना है, ठीक है। अब रेसिपिएंट होशियार था, सप्लायर होशियार था मोटर व्हीकल वाला, उसको क्या करता था कि अपने इनवॉइस में टैक्स नहीं लगाता, 12% टैक्स लगाएगा तो उसको भरना है, तो जब उसको भरना है तो 12% लगा दिया। जब उसको नहीं भरना है, सामने वाले को भरना है, तो उसमें 5% टैक्स लगाता ही नहीं। रूल ये है कि आपको टैक्स लगाना है 5%, और ऊपर लिखना है कि टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि कितना टैक्स मुझे भरना है सरकार, ठीक है।
तो वो इन्वॉइस इशू करता था, उससे अपनी सर्विसेज सीधा को 10,000 रुपये होगा, 10,000 की इन्वॉइस होगी, उस पे जीएसटी चार्ज नहीं करता था। ठीक है, सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें लिखा था कि जो भी पर्सन 5% चार्ज करेगा इन्वॉइस पे, उस पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो रेसिपिएंट आके बोलते थे देखो ये हमारे पास जो इन्वॉइस पे 5% का चार्ज वो ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको रिवर्स चार्ज में पे नहीं करेंगे। सब लोग लूपहोल ढूंढते हैं ना, जीएसटी का बनना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बदल के नोटिफिकेशन चेंज करके नया नोटिफिकेशन लेके आए और उन्होंने बोल दिया कि जो 12% नहीं लगाएगा उन सब पे आपको क्या भरना है, रिवर्स चार्ज। जो 12% की इनवॉइस दे रहा है आपको वो तो खुद भरेगा फॉरवर्ड चार्ज पे, और जो 12% लगा के नहीं देगा उन सब पे क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पे। ये वाली बात है। देखो ये जो 12% अगर चार्ज करेगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भरेगा। ठीक है, जो 12% चार्ज नहीं करेगा, 5% पे चार्ज करेगा, तो उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें जो बॉडी कॉर्पोरेट वाला इशू था वो ये है, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तभी रिवर्स चार्ज लगेगा। रेसिपिएंट अगर अदर बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज क्लिक करो, बड़े लोग, तो उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तभी रिवर्स चार्ज लगेगा, नहीं तो रिवर्स चार्ज, यही होगी। दो कंडीशन जरूरी है रिवर्स चार्ज लगने की, तीन कंडीशन जरूरी है। मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो अगर आप, तीन कंडीशन जरूरी है तब रिवर्स चार्ज लगेगा। पहला, सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा, रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट। तीसरा, सप्लायर शुड हैव नॉट चार्ज 12% ऑन हिज इनवॉइस। सप्लायर ने 12% टैक्स चार्ज नहीं किया होना चाहिए अपने इनवॉइस पे। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो रिवर्स चार्ज लगेगा, नहीं तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, दिस इज फर्स्ट कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू, रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एंड कंडीशन नंबर थ्री कि जीएसटी वो 12% ना लगा रहा हो। ये तीनों कंडीशन अगर थी तो रिवर्स चार्ज लगेगा, नहीं तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक अंतर है जो यहाँ समझाया गया है। मैंने एक गाड़ी किराए पे ली है, महीने भर मेरे साथ रहेगी वो गाड़ी। ठीक है, महीने का बिल एक इशू करेगी, ठीक? मैं जहां बोलूंगा वहां ले जाएंगी। ठीक, अब दूसरी सर्विसेज होती है, मैंने ओला बुक की, ओला आई आई और मुझे जहां पे ले जाना था वहां छोड़ दिया। इन दोनों में अंतर क्या होता है? पहले वाले में मैंने गाड़ी किराए पे ली थी, वो जहां जहां मैं जाता था वहां, जहां जहां मुझे जाना था वो ले जाती थी गाड़ी। ठीक है, वो मुझे बिलिंग करती थी, डेली बेसिस पे हो सकता है, वीकली बेसिस पे हो सकता है, मंथली बेसिस पे हो सकता है। दूसरी, मैंने ओला बुक की, मैंने बोला यहाँ से मुझे गौरीघाट जाना है, गौरीघाट ड्रॉप करके वो चली गई। दोनों में अंतर क्या है? हाँ तो चलो, ई कॉमर्स ऑपरेटर की तरफ नहीं है, डायरेक्ट की मैंने फिर, सपोज डायरेक्ट एक ऑटो रोका, उससे बोला कि मुझे वहां छोड़ दो गौरीघाट, उसने छोड़ दिया। हाँ, इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का मिनिस्ट्री। करेक्ट, तो बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। पहले वाले केस में मैं गाड़ी किराए पे ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ मोटर व्हीकल ऑन रेंट।
दूसरे वाले केस में आई एम अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रोड। मैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रोड वाली सर्विस अवेल कर रहा हूँ, गाड़ी किराए पे नहीं ली है, ऑटो किराए पे नहीं लिया है। मैं सिर्फ उसको बोल रहा हूँ मुझे एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दो। ठीक है, तो आरसीएम किस पे है, रेंटिंग पे है कि ट्रांसपोर्टेशन पे है? रेंटिंग पे है। आरसीएम किस पे है? रेंटिंग। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन भी दो तरह का होता है, एक स्टेज कैरियज और एक कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। ठीक है, स्टेज कैरियज क्या होता है? सपोज सिटी बस है, सिटी बस जो घूमती है ना, तो सिटी बस के स्टॉप डिफाइंड है। यहाँ पे आप एक स्टॉप पे चढ़ोगे, बस स्टैंड उतार देगी, रेलवे स्टेशन उतार देगी। ठीक है, आप उससे बोलोगे कि नहीं ये गली में मुड़ के फिर लेफ्ट फिर राइट मुड़ के मेरा घर आता है, वहां तक ले चलो, तो ले चलेगी क्या? नहीं ले जाएगी। दैट इज अ स्टेज कैरियज, उसका रूट डिफाइंड है। आप किसी एक स्टॉप पे चढ़ के दूसरे स्टॉप पे उतरते हो, ट्रेन है, ट्रेन क्या है? एक तरह से स्टेज कैरियज। अगर रेलवेज की बात करें तो वो आपके कहने पर रुकेगी थोड़ी ना, चेन पुल करोगे तो फिर पेनल्टी लग जाएगी। तो ऐसे ही स्टेज कैरिज हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज मतलब वो आपके हिसाब से चलेंगे, कैब है, ऑटो है, आप जहां बोल रहे हो यहाँ से मुड़ जाओ भाई, फिर बोला यहाँ से मुड़ जाओ, फिर बोला 5 मिनट यहाँ रुक जाओ, तो आपके हिसाब से चलती, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। ठीक है, तो सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में ये दोनों आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और स्टेज कैरिज। मोटर व्हीकल रेंटिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ठीक है, यही चीज यहाँ समझाई गई है। Service of renting of motor vehicle designed to carry passengers covers renting of motor vehicle for transport of passengers for a period of time where the renter मतलब जो किराए पे ले रहा है, defines how and when the vehicles will be operated, determining schedules, routes and other operational considerations। मतलब अगर मैंने गाड़ी किराए पे ली है तो मैं बताऊंगा कि भाई तुझे 10 बजे आना है, भाई तुझे आधे घंटे यहाँ रुकना है, मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है, इस रूट से ले जाना है, ये सब मैं डिसाइड करता हूँ जो किराए पे लेता है। लेकिन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में हम प्री डिटरमाइंड रूट्स और प्री डिटरमाइंड शेड्यूल्स चाहते हैं। ठीक है, कवर्स पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ओवर प्री डिटरमाइंड रूट्स और प्री डिटरमाइंड शेड्यूल्स। मतलब जो जैसे मेट्रो बस का एग्जांपल दी, सिटी बस का, दैट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ऑटो की अपने कोऑर्डिनेट दिलाने के लिए, तो वो ऑटो वाला क्या करेगा, किस रूट से जाऊंगा मैं बोल सकता हूँ, तो सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये शॉर्टेस्ट रूट है, इससे चलो, बट वो प्री डिफाइंड रूट पे ले जाएगा मुझे। ठीक है, मेरे हिसाब से कस्टमाइज रूट पे ही ले जाएगा। ठीक है, दैट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये लिखा है आपसे एप्लीकेबल होगा जब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होगी। रेम्युनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, तो ये मैंने आपको बताया, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन सैलरी का पार्ट होता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं टीडीएस करता है अंडर सेक्शन 192 जो सैलरी का है, तो ये टैक्सेबल नहीं होते हैं क्योंकि शेड्यूल 3 में कवर्ड है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो 194 जे में टीडीएस करता है, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज का, वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जो भी आप पैसा देते हो वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता है अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मतलब भी बताया है जो कि रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सिंधु ट्रांसपोर्टर्स एंड अनरजिस्टर्ड जीटीए प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड टू बिंदुसार मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो जीएसटी किसको पे करना है? गवर्नमेंट को, सिंधु ट्रांसपोर्टर्स को या बिंदुसार मैन्युफैक्चरर्स को? फॉरवर्ड चार्ज आएगा कि रिवर्स चार्ज? क्यों आएगा वो सब? हाँ, तो जीटीए की सर्विसेज इसमें कवर्ड है आरसीए में, और ये जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में। तो रजिस्टर्ड वाले लोग तो बहुत बड़े लोगों में कवर्ड थे, रेसिपिएंट में।
तो इस पे क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज। किसको टैक्स पे करना है, हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरर्स को। और जब भी रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा तो रेट क्या है इसका, 5%। ठीक है, रेसिपिएंट के लिए रेट से रेट 5%। ठीक है, दूसरा देखना, Neelachal Chamber of Commerce organized a business summit. Safari Private Limited and Manufacturer of Readymade Garments sponsored the summit and paid a sponsorship fee of 1,20,000 to Neelachal Chamber of Commerce. Only corporate is paying sponsorship fees to a organization. इस पे क्या रिवर्स आ जाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अवेल कर रही है तो क्या उस पे रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज की लिस्ट में देखो, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर बॉडी कॉर्पोरेट अवेल करती है तो उस पे रिवर्स चार्ज है या नहीं। रेसिपिएंट यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट है तो हाँ, तो उस पे आरसीएम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पे आरसीएम आएगा। ठीक है, तो आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। और लिखना है मिस्टर गोडबोले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ सपा प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज वर्थ 50,000। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सर्विसेज पे भी आरसीएम आ जाएगा। तो टोटल किस वैल्यू पे आरसीएम पे करना पड़ेगा, 1,70,000। ठीक है, अब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले आ गए। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ नोटिफाइड सर्विसेज थी जिन पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना था। वो कौन कौन सी सर्विसेज है, तो 4 ही हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। ठीक है, बाजू में लिख लो ओला, उबर, रैपिडो। ठीक है, ये लोग इसमें कवर्ड होंगे, ओला, उबर, रैपिडो। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ये लोग हमको कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल नहीं दे रहे हैं, ये दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी क्या होता है, जिसमें रेडियो लगा रहता है, रेडियो टैक्सी क्या है, ऑटो रेडियो टैक्सी है। सोचो सोचो रेडियो टैक्सी क्या होगा, नीचे लिखा है डेफिनेशन। रेडियो टैक्सी मीन्स अ टैक्सी इंक्लूडिंग अ रेडियो कैब बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड व्हिच इज इन टू वे रेडियो कम्युनिकेशन विद द सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस एंड इज अनेबल्ड फॉर ट्रैकिंग यूजिंग जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज जीपीआरएस। ठीक है, जिस टैक्सी को आप ट्रैक कर सकते हो मोबाइल में ना, कहाँ से कहाँ जा रही है, या कोई उनका ऑफिस वाला ट्रैक कर सकता है, उसको क्या बोला जाता है, रेडियो टैक्सी। ठीक है, तो मोटर कैब, रेडियो टैक्सी, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से भी पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पता है आपको, रैपिडो वाले, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। ठीक है, तो ये सब लोग आरसीएम में कवर्ड हो गए। सॉरी, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा इन सब पे टैक्स। सेकंड, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, तो यहाँ पे लिख लो ओयो, अगोडा, गेस्ट हाउस, क्लब्स, campsites or other commercial places meant for residential or dwelling purpose, except where the person supplying such service is registered। तो अगर होटल वाला खुद ही रजिस्टर्ड है तो हम उसी से ले लेंगे टैक्स, हमारी क्या जरूरत। तो ये तब लगेगा जब होटल वाला रजिस्टर्ड नहीं। नेक्स्ट, services by way of housekeeping such as plumbing, carpentering, etc.
एक्सेप्ट वेयर द पर्सन इज रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इसके बाजू में लिख लो अर्बन कंपनी। हाँ, अर्बन क्लैप पुराना नाम था, अब नया नाम है इसका अर्बन कंपनी। तो वो नहीं लिखना पड़ेगा, पेंसिल नहीं है तो ले लो बाहर से। अच्छा याद रहेगा, बताओ। अच्छा, उससे याद रहेगा क्या लिखना है। कुछ काम जिंदगी में खुद करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, supply of restaurant services other than the services supplied by restaurant, eating joints etc. located at specified premises। ये बोल्ड में है, मतलब एडिशन है। ये इसके बाजू में लिख लो, क्या लिखोगे? जोमेटो। हाँ, स्विगी, जोमेटो, ईट श्योर। Supply of restaurant services other than service supplied by restaurant, eating joints etc. located at specified premises। ये सब मतलब लिखे हैं। ओमनी बस मतलब मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टर डायरेक्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। अदर देन रेस्टोरेंट्स लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस। स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस का मतलब होता है बड़े होटल। ठीक है, बड़े होटल मतलब जो 7,500 रुपए से ज्यादा रूम का रेंट लेते हैं, वो लोग यहाँ कवर्ड नहीं है। रेस्टोरेंट सर्विसेज सबकी, अगर जोमेटो के थ्रू आप खाना बुलवा रहे हो, ठीक है, जोमेटो के थ्रू खाना बुलवा रहे हो, स्विगी के थ्रू खाना बुलवा रहे हो, तो उसका टैक्स कौन भरेगा सरकार को? जोमेटो और स्विगी। वो आपसे कलेक्ट करके टैक्स भर देगी। बहुत इजी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड होंगे वहां पे उसके पोर्टल पे जोमेटो के। उन सबसे टैक्स कलेक्ट कर पाना मुश्किल है, तो मैं जोमेटो से टैक्स कलेक्ट करना इजी है। बट ऐसा होटल सपोज विजन महल है, उसका रूम रेंट 7,500 रुपए से ज्यादा है सपोज, तो 5 स्टार होटल्स बेसिकली सारे, वहां पे जो भी रेस्टोरेंट सर्विसेज है उस पे जीएसटी का रेट बहुत अलग लगता है, बहुत हाई रेट लगता है, 28% तक लगता है। ठीक है, इसलिए उन सर्विसेज को यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर नहीं डाला गया है, जिस पे रेट ऑफ टैक्स अलग है। तो उस पे टैक्स किसको भरना है? होटल में। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, दोनों तीनों पॉइंट में अंतर है। अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ, हल्दीराम हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ, अब मैं जोमेटो के थ्रू खाना भेज रहा हूँ, किसी को भेज रहा हूँ, टैक्स कौन भरेगा? वो हल्दीराम, जोमेटो। जोमेटो भरेगा, जोमेटो भरेगा। यहाँ नहीं लिखा है रजिस्टर्ड, वो सिर्फ लंबे और उसमें लिखा था, इसमें लिखा था दो सर्विस में लिखा था ना, एक होटल वाले में लिखा था और एक प्लम्बिंग हाउस कीपिंग में लिखा था। यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे टैक्स कौन भरेगा? जोमेटो। लेकिन अगर यही केस विजन महल का है जो 7,500 रुपए से ज्यादा रूम रेंट चार्ज करता है, वहां से अगर मैंने ऑर्डर किया कुछ, तो वो उस पे जीएसटी कौन भरेगा? पेमेंट गवर्नमेंट को विजन, जोमेटो भरेगा। हल्दीराम से ऑर्डर किया तो कौन भरेगा? जोमेटो। विजन महल से ऑर्डर किया तो कौन भरेगा? समझ में आया? आया। हाउस कीपिंग, मैंने नल खराब हो गया था, प्लम्बर को बुलाया, अर्बन कंपनी के थ्रू, उसका टैक्स कौन भरेगा सरकार को? अर्बन। ठीक है, बट मैंने जब प्लम्बर को बुलाया तो अर्बन कंपनी ने एक ऐसे डीलर को भेजा जो खुद रजिस्टर्ड था, तब कौन भरेगा जीएसटी? जो रजिस्टर्ड था जीएसटी में वो सप्लायर या अर्बन कंपनी, कौन भरेगा? जो रजिस्टर्ड था वो भरेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है। समझ में आया? अब होटल अकोमोडेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक होटल है रेडिसन, ठीक है, वहां पे मैंने रूम बुक किया है, रेडिसन खुद रजिस्टर्ड है जीएसटी में,
अब इस पे जीएसटी कौन भरेगा? जो मेरा होटल अकोमोडेशन की सर्विसेज है, इस पे जीएसटी कौन भरेगा? मैंने ओयो के थ्रू बुक किया है और बुक किया है रेडिसन, तो रेडिसन भरेगा जीएसटी की ओयो? रेडिसन। ठीक है। मैंने एक होटल बुक किया है ताज पैलेस, जिसका रूम रेंट 1,000 रुपए है, 1,200 रुपए है, लेकिन वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, ओयो के थ्रू ही बुक किया है। तो इसका जीएसटी कौन भरेगा, ताज पैलेस की ओयो? ताज पैलेस, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में। समझ गए? क्लियर है? तो 4 सर्विसेज है, कौन कौन सी ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली? पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ओला उबर। दूसरा, अकोमोडेशन सर्विसेज, ओयो ओला। तीसरा, हाउसकीपिंग, अर्बन प्लान और नौकरी। चौथा, रेस्टोरेंट सर्विसेज, जोमेटो और स्विगी। याद रहेगा? पहले वाले में, पहला वाला था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, वहां पर दो दिक्कत थे। दूसरे वाले में होटल अकोमोडेशन में अदर देन रजिस्टर्ड, हाउसकीपिंग में अदर देन रजिस्टर्ड, और रेस्टोरेंट में अदर देन 7,500, 7,500 रुपए जो करोड़ का टैरिफ होता है, उनके अलावा बाकी लोग। ठीक है, याद रहेगा? ये जो इश्यूज हैं ये हम पेज नंबर 3.34 वाले, ये अभी समझ में नहीं आएंगे आपको, क्योंकि ये रिलेवेंट टॉपिक हमने किया नहीं है। इसको रीड करना हो कर लेना एक बार, लेकिन हम इसको लास्ट में एक बार गो थ्रू कर लेंगे जब पूरे चैप्टर्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, क्योंकि ये पूरे जीएसटी में जहां जहां ई कॉमर्स ऑपरेटर के जो जो इश्यूज हैं, सबको एक साथ यहाँ पे डील किया हुआ है। ठीक है, बाकी ये आगे जितना भी दिया हुआ है ये एक बार पढ़ लेना, पेज नंबर 3.41 तक पढ़ लेना। ठीक है, बाकी रेलेवेंट नहीं है ज्यादा। फिर अपन कल कंपोजिशन स्कीम पढ़ेंगे। ठीक है, आरसीएम के क्वेश्चन जो पीछे दिए हैं वो भी ट्राई कर लेना एक बार, जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम बस बचा है अभी इस चैप्टर में। ठीक है, एक बार आरसीएम में क्या क्या सर्विसेज आती हैं? सबसे पहला जीटी है, दूसरा एडवोकेट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सरकारी सर्विसेज सारी एक्सेप्ट वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, एयरपोर्ट पोर्ट वाली सर्विसेज। ठीक है, बाकी सब आती हैं। रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, फिर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दी आपने फॉर यूज एज रेसिडेंस, तो उस पे आरसीएम आ जाएगा टू रजिस्टर्ड पर्सन। फिर एजेंट के 5, कौन कौन सी? इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट, डीएसए, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। ठीक है, फिर स्पॉन्सरशिप, जो बॉडी को ऑपरेट को देते हो या पार्टनरशिप फॉर्म को। फिर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, सिक्योरिटी सर्विसेज जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं दे रही है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट दे रही है। ठीक है, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज जो सेबी की अप्रूव्ड स्कीम के तहत कर रहे हो। और कुछ बचे? ओवरसीज कमेटी आरबीआई वाली, उसके मेंबर्स की सर्विसेज। डायरेक्टर्स जो कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और भी बचे 15 हो गए। हाँ, ऑथर, प्रोड्यूसर, करेक्ट। प्रोड्यूसर जो, और ऑथर मतलब पब्लिशर जो ऑथरिंग सर्विसेज देता है, टेम्पररी यूज ऑफ आईपीआर, और प्रोड्यूसर्स जिनकी सर्विसेज ले रहा है टेम्पररी यूज ऑफ आईपीआर, तो वो सब भी आरसीएम में है। 17 हो गए। ठीक है, और कोई तो नहीं बची। ठीक है, तो इसको ना 4 बार रिवाइज करोगे, एक पेज में ये 17 सर्विसेज लिख लो शॉर्ट में, उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा तभी याद होगी। ठीक है, और कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है।